अच्छा यार, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। तीसरे शीशुरमा से फिर कभी मिल लेंगे। मैंने गर्म जोशी से उसका हाथ दबाते हुए कहा, ओके, परसों तक के लिए राम राम। उसने मुझसे भी ज्यादा गर्म जोशी का मुजाहिरा कर डाला। प्रकाश के साथ मैं वापस आ गया। राय कोर्ट से मैंने लुधियाने अपने होटल को फोन कर दिया था कि मैं रात को नहीं आऊंगा। एडवांस जमा होने की वजह से वो लोग भी मुतमईन थे। 2 दिन के बाद इतवार था। उस रोज सालिग्राम की भी छुट्टी थी। मैं और प्रकाश तो वापस लुधियाने चले आए। सालिग्राम को मैंने बुखार की बड़ी जबरदस्त दावत दी थी। वो मेरा शिकार था जिस पर अभी मुझे मेहनत करना थी और जिससे बहुत सारे काम निकलने की तवक्को थी। कुदरत के इस इनाम को मैं किसी भी सूरत जाया करने के लिए तैयार नहीं था। लुधियाने हम शाम को पहुंचे। दोनों सीधे होटल ही गए थे, जहां चाय पीकर ताजा तम होकर हम शहर में घूमने चले गए। मैंने प्रकाश को चूंकि अपने लंबे चौड़े बिजनेस के मुतालिक एक कहानी सुना रखी थी और उसे यही बताया था कि अब मेरी मसरूफियात सिर्फ बिजनेस तक ही महदूद रहेंगी और 3-4 रोज तक मैं लुधियाने से अपने बिजनेस के मामलात तय करने के बाद दिल्ली चला जाऊंगा। इसीलिए उसने मुझसे अगले रोज यानी हफ्ते के प्रोग्राम का नहीं पूछा। रात को मैं होटल पहुंचा तो एक खूबसूरत उलझन मेरी मुंतजिर थी। अपने कमरे में दाखिल हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे पर एक शरीफाना दस्तक सुनाई दी। ले कम इन, मैंने होशियार होते हुए कहा, क्योंकि ऐसे होटलों में इजाजत के बगैर कोई दरवाजा भी नहीं खटखटाया कर। दरवाजा खुला और एक हवाजादी अपनी तमाम तर हशर समाइतों के साथ अपने जुलूम में खुशबुओं और दावत का एक तूफान लिए अंदर दाखिल हो। शमसा कीजिए, रूम नंबर 130। उसने फिक्रा धूरा छोड़कर जिगर पाश नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं अब समझ चुका था 2 ही सूरतें थी, या तो वो कोई कॉल गर्ल थी या फिर CID की मुखबर, क्योंकि ऐसे होटलों में पुलिस या इंटेलिजेंस वाले बराह रास्त मुदाखलत काम ही किया करते हैं। ज्यादातर काम ऐसी लड़कियों ही से लिए जाते हैं। कुछ भी था, मुझे बहरहाल अपने रवैये से किसी शक का इजहार नहीं करना था। कमरे का नंबर उसके बाहर लिखा है। मैंने बज़ाहिर लापरवाही के अंदाज में आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ओ मुझे क्या बैठने को भी नहीं कहेंगे? उसने अदाए खास से मेरी तरफ झुकते हुए कहा और मेरा जवाब सुने बगैर मेरे पलंग पर बैठ गई। अभी इस बात का फैसला तो हुआ नहीं कि आप मेरी मेहमान है या किसी और की। मैंने कहा, महाराज जी, अब मैं आ गई हूँ तो अपना मेहमान ही समझिए। उसने अपने हाथ में पकड़ा पर्स भी करीबी मेज पर फेंक दिया। आपको शायद गलत फहमी हुई है। मैंने अपनी जगह से उठकर खिड़की के करीब खड़े होते हुए कहा, खवातीन से ऐसे तो बात नहीं की जाती। उसने उठकर मेरे करीब आना चाहा। जान बचाई खासी मुश्किल थी। मेरा मुत्तकी रवैया भी उलझन का बाइस बन सकता था। मैं भारतीय मुआशरे का नए दौर का नौजवान था। मुझे बहरहाल अपने आप को उस माहौल में रंगना था, वरना कुछ भी मुमकिन था। लेकिन मेरे मकसद और मिशन की असवत मेरे रास्ते में आयल थी। देवी जी, आज के लिए तो मुझे शमसा कीजिए। मैंने एक दोस्त को वक्त दे रखा है। आज आपसे पहले मैंने खुद आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है महाराज जी, किसी के धंधे को खराब क्यों करो, लेकिन हाँ, तुम्हारी टप तो बहरहाल है। मैंने 10-10 के 2 नोट उसके हाथ में थमा दिए। थैंक्स फॉर यू, आपके आए का शुक्रिया। मैंने बड़े एहतराम से दरवाजा खोलते हुए कहा, उसके जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह उठकर मैंने दोबारा हवाई अड्डे का रुख किया। मेरा मिशन अभी नामुकम्मल था और जिस नोयत की इतलात मुझे दरकार थी उनके लिए मुझे अकेले ही जाना था। हफ्ता की सुबह एक मरतबा फिर मैं एक देहाती घिसियाड़े के लिबास में हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था। बस से मैं अड्डे से तकरीबन 2 मील पीछे ही उतर गया था। ये फासला मैंने पैदल ही तय किया था। इस वक्त मेरा हुलिया और शक्ल ऐसी थी कि प्रकाश भी गौर से देखने पर ही पहचान सकता था। मेरे सर पर लगी बालों की विग और बड़ी हुई शेव, हाथ में पकड़ी चादर और खड़बे के साथ कंधे पर रखी मैली कुचैली सी चादर और तन पर मैले कुचैले कपड़ों की वजह से देखने वाला पहली नजर ही में मुझे कोई घिसियारा समझकर नजरअंदाज कर सकता था। बस के सफर के दौरान मैं आखिरी सीट पर एक कोने में, जहाँ अक्सर कोई बदकिस्मत सवारी ही बैठा करती है, सिमट गया। उसके बावजूद सारे रास्ते मुझे बस में सवार होने और उतरने वालों की गसीली नजरों का सामना करना पड़ा। एक तो मेरी शक्ल ही इच्छोतों वाली थी, फिर इच्छोत भी निचले दर्जे का। भला कोई बराहम मेरा बस में सवार होना कैसे गवारा कर सकता था? बस का कंडक्टर मुझे तमाम रास्ता गालियों से नवाजता आया था। ये बात अपने बुजुर्गों से सुनी थी कि हिंदू नीच जाति के लोगों को इंसानियत के जमरे में शुमार नहीं करते, लेकिन इंसानों से इंसानों का इतना कर्बनाक सलूक कहाँ देखने में आता है। हिंदू मुआशरे के इस मुकरू तरीन रूप को देखने के बाद उनके खिलाफ मेरी दिल्ली नफरत 2 चंद हो गई। पंजाब की अक्सर इलाकों में कुछ लोग खेतों के किनारे लगी घास काट कर उसे करीबी मंडियों में या फिर तांगे वालों के हाथ फरोख्त करके गुजर बसर करते थे। मैं उस वक्त ऐसे ही लोगों की नुमाइंदगी कर रहा था। हवाई अड्डे के गार्ड रूम के सामने से जो सड़क के किनारे कुछ फासले पर बना हुआ था, गुजर कर मैं कुछ आगे निकल आया। मेरी बेचैन नजरें गार्ड रूम के इर्द गिर्द फैले इंडियन एरिया का अहाता किए हुए थी। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द वैसे तो चारों तरफ एंटी क्राफ्ट गन्ने नस्ब थी,
लेकिन एक जगह खसूसी तौर पर कुछ नए किस्म का असला देख कर मैंने वहाँ डेरे डाल दिए और एक यूनिट के नजदीक कुछ फासले पर बने खेतों के किनारे लगी घास काटना शुरू कर दी। घास काटने का अमल सिर्फ मेरे हाथ अंजाम दे रहे थे, मेरा जहन और आंखें मुकम्मल यकसुई के साथ उसी तरफ लगी हुई थी। वो सरे जंग का दौर था। आकाशदानी अपने प्रोग्रामों में अक्सर शोर मचाती रहती थी कि पाकिस्तानी जासूस भारत में खास तौर पर मशरकी पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के इलाके में घुस आए हैं, उनकी फला फला पहचान होती है, किसी पर भी शक गुजरे तो करीबी पुलिस स्टेशन पर इतला कीजिए वगैरह वगैरह। अब सूरत हाल कुछ ऐसी बनी थी कि उन तमाम इलाकों में खास तौर पर सरहदी इतला और दिफा से मुतालिक इलाकों में लोग खामखा चूकने हो गए थे। आए रोज किसी न किसी फकीर या मलंग की कम बख्ती आई रहती। पहले तो उन्हें पकड़ते ही दिहाती मारना शुरू कर देते और पुलिस स्टेशन जाने की नौबत अमूमन उस वक्त आया करती जब वो उस बेगुनाह को मार मार कर भरकस निकाल देते थे। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द वाक़ई देहातों में ये वबा कुछ ज्यादा ही फैल चुकी थी। गाड़ी में किसी अजनबी चेहरे को देखकर उस पर जरा शुरू कर दी जाती। जब तक उसका कोई साथी ना निकल आए उसकी जान न छुटती थी। मेरे साथ भी यही हादसा गुजरा। मैं इर्द गिर्द के माहौल से ला ताल्लुक अपने काम में मगन था। वहाँ मौजूद किसी फौज को जो उनको तो मुझ पर शक न गुजरा। करीबी गाँव के दो सिख जो सिक्योरिटी के आदमी थे उस तरफ आ निकले और मुझे उनकी आमद का एहसास उस वक्त हुआ जब वो मेरे सर पर मौजूद थे। फरार की तमाम राहें पहले ही मसदूद थी। चारों तरफ फौज ही फौज। सड़क पर हवाई अड्डे के मुलाजमीन की आमद और रफ्त जारी थी और मेरे सर पर सिक्योरिटी के दो अफराद मुसल्लत थे। कौन हो तुम, क्या करते हो? उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा। महाराज जी, मस्कीन आदमी हूँ, घास काट रहा था। मैंने अपनी दानिस्त में उन्हें मुकम्मल जवाब दे दिया। इस अशना में उठकर खड़ा हो गया था। थैला मेरे हाथ में पकड़ा था जबकि दातरी वही कटी हुई घास के पास रखी थी। मेरे हाथ में थैले में सिवाय एक करपी और चादर के और कुछ नहीं था। लेकिन इन दिनों जहाँ आकाशदानी भारतीय आवाम को दारंग दे रही थी, वहाँ भारतीय अखबारात ने भी पाकिस्तानी जासूसों के मुतालिक अजीब अजीब अफवाहें लोगों में फैला रखी थी। इनमें सबसे ज्यादा अहम बात यही बताई जाती थी कि जासूसों के पास थैलों या उनके कपड़ों में खतरनाक बम जरूर छुपे हुए हैं, उनसे होशियार रहिए। दोनों शायद मकामी CID के आदमी थे जिनकी ड्यूटी हवाई अड्डे के इर्द गिर्द देहातों में लगी थी कि शक व शुबा लोगों पर नजर रखे। मुझे शक व शुबा समझकर वो चले आए, लेकिन बराह रास्त हाथ डालने को तैयार नहीं आते थे। भारतीय रेडियो और अखबारात का प्रोपिगेंडा मेरे काम आ गया। कहाँ रहते हो? एक ने पुलिस के मखसूस लहजे में पूछा। तलवंडी महाराज जी। चल भाग जा, यहाँ घास काटने की इजाजत नहीं। दूसरे ने मुझे हाथ में पकड़े डंडे से आगे की सिमत इशारा करते हुए कहा, जैसी मर्जी आपकी महाराज जी। मैंने नीच जाति के लोगों की तरह हाथ बांधते हुए कहा और आगे बढ़ गया। ठहरो। अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी। एक ही लम्हे के लिए तो मुझे दिल सीने से निकला हुआ महसूस हुआ। मुझे उम्मीद थी जब दूसरी सिमत पटूंगा तो उनके हाथों में पकड़े पिस्तौल मेरे इस्तेकबाल को मौजूद होंगे, लेकिन खैरियत गुजरी। उन्होंने शायद कोई और मंसूबा सोच रखा था। यहाँ बस नहीं रुकती, पीछे बैठ जा, वो सामने स्टॉप है, वहाँ से सवार होना। उसने अपनी साइकिल के पीछे बैठने का हुक्म देते हुए थोड़े फासले पर वाक़ई गार्ड रूम की तरफ इशारा किया था। इस तरह गालिबा उनका इरादा ये था कि वो कोई खतरा मोल लिए बगैर मुझे गार्ड रूम पर एयरफोर्स पुलिस की खिदमत में पेश कर देंगे। यहाँ से अचानक भागना जबरदस्त बेवकूफी होती। मैंने खामखा हथियार डालते हुए हामी भर ली। इस तरह कम से कम गार्ड रूम तक मुझे कोई ऐसा मौका मिल सकता था जिससे मैं फायदा उठा लेता। धन्यवाद महाराज जी, कहते हुए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। दूसरा CID वाला मेरे पीछे आ रहा था। अपनी दानिस्त में उन्होंने मुझ पर काबू पा लिया था। आम हालात में मैं ऐसे 10 गद्दों को टच कर सकता था, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कोई खतरा भी मोल लेने को तैयार न था। मौजज़ा किसे कहते हैं, उसका अंदाजा मुझे उस रोज हुआ। लुधियाने की तरफ से रायकोट को जाने वाली बस आ रही थी। जब हम बमुश्किल सड़क के करीब पहुंचे थे, मैंने अल्लाह का नाम लिया और उसे रुकने का इशारा कर दिया। बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। गालिबन उसने 3 सवारियों को लालच किया था। जैसे ही बस रुकी मैं उसमें सवार हो गया। ये अमल कुछ इतना अचानक और तेजी के साथ हुआ कि दोनों CID वाले बहुत चाय रह गए और उन्हें होश उस वक्त आया जब बस ने रफ्तार पकड़ ली। मुझे हस्ब तवक्को सबसे पिछली सीट पर ही जगह मिली थी। मैंने चलती बस के पिछले शीशे से नजरें बाहर दौड़ाई। दोनों बड़ी तेजी के साथ अपनी साइकिलें फेंक कर गार्ड रूम की तरफ भागे चले जा रहे थे। ये बड़ा हसास एरिया था। सिक्योरिटी का जाल चारों तरफ बिछा हुआ था। अगर वो दोनों गार्ड रूम पर रिपोर्ट कर देते तो वायरलेस पर अगली किसी भी पोस्ट पर इतला पहुंचना चंद सेकंड की बात थी। उसके बाद मेरा उस लारी में मौजूद रहते हुए बीच निकलना नामुमकिन था। एक लम्हा कीमती था। मुझे चंद सेकंड के अंदर ही कोई फैसला करना था। फिर मैं फौरन एक नतीजे पर पहुंच गया। कंडक्टर मेरी तरफ आ रहा था। कहाँ जाएगा? उसने कराहट अमीज नजरों से मुझे घूरा। गालिबन मुझे बस पर सवार करके वो पछता रहा
रहा था। ड्राई कोट लाला जी, निकाल 2 रुपए। 1 रुपया ले ले लाला जी, गरीब आदमी हूँ। मैंने घबराते हुए कहा, अबे तेरे गरीब की ऐसी तैसी। उसने मुझे गालियां बकनी शुरू कर दी। बस इस अशना में वहाँ से 5-4 मील के फासले पर मोमनपुर के नजदीक पहुँच चुकी थी। ड्राइवर ने हस्बे साबिक ब्रेक पर पाँव रखा और कंडक्टर ने मुझे धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। मैं बमुश्किल संभल पाया। गुस्से के मारे मेरा खून खोल उठा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी हैसियत का एहसास हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और लाइक करें हमारी वीडियो को। कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके।